सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है बिल्कुल। वो भी खोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। धूप अभी सिरहाने है, मौसम जाने पहचाने। मतलब अभी सारी चीजें जो भी हैं सब अनुकूल हैं, मतलब बहुत अच्छा। जोग लगन दिन बारी सब सकल भय अनुकूल, मतलब सब कुछ बिल्कुल सही है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने संपूर्ण राष्ट्र को जोड़े रखा वह मजबूत धागा है हिंदी। नमस्ते, मेरा नाम है केशव झा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। भाषा है तो हम है के तृतीय प्रकरण में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस प्रकरण में आज हम हिंदी भाषा के विषय में बात करेंगे। इस विषय पर, इस भाषा के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज एक बहुत ही प्रख्यात कवि जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है कवि संदीप द्विवेदी। कवि संदीप द्विवेदी जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े कवि हैं वो। उन्होंने मुरारी बापू जी, कुमार विश्वास जी के साथ मंच साझा किया हुआ है। न जाने कितनी कविताएं, कितनी कहानियां और कितने ही मोटिवेशनल स्पीच उन्होंने दिए हैं। स्वागत करते हैं उनका। ये मेरे लिए बहुत ही कृतज्ञता की बात है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज मैंने उनका साक्षात्कार किया। कितने बड़े कवि हैं और मुझ जैसे एक छोटे मोटे कवि, एक छोटे मोटे जो साक्षात्कार करने वाला है, उसको अपना साक्षात्कार देना, ये कहीं ना कहीं उनके बड़प्पन को दर्शाता है। मैं बहुत अनुग्रहित हूं कि उन्होंने साक्षात्कार मुझे दिया। स्वागत करते हैं उनका। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, हमारे साथ बहुत ही प्रख्यात कवि संदीप द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। और मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूं मैं कि जिनको हम इतना दिन से पहले सुन रहे हैं, आज मैं उनका साक्षात्कार करने जा रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी केशव जी बहुत खुशी है कि आपने जो शुरुआत की उसमें कहीं ना कहीं मुझे हिस्सा बनाया और मुझे भी विचार रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो प्रश्नों का सिलसिला है वो शुरू करते हैं। जो मुख्य विषय है वो हिंदी भाषा है। तो पहला प्रश्न ये पूछना चाहूंगा मैं कि स्वतंत्रता काल में, स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदी किस तरह से उभर करके आया और किस तरह से हिंदी एक बहुत बड़ी कड़ी बना लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? मुझे ऐसा लगता है केशव जी, जब आप स्वतंत्रता की बात करते हैं तो देखिए पूरा देश एकजुट था एक तरह से। लेकिन कहाँ, जहां पर हम रहते हैं उसके आसपास के क्षेत्रों के हमारे पास डेटा होते हैं, उतना हम जानते हैं। तो आप हम सभी जानते हैं कि जब इधर कलकत्ता से बात आगे बढ़ती है, मुंबई तरफ इधर उधर आती है, तो यहाँ कहीं ना कहीं एक हिंदी जोन है, कहीं ना कहीं भाषा जो थी हिंदी चल रही थी। तो यहाँ पर जो चर्चा होती थी, जो बातचीत होती थी, हिंदी होती थी, अंग्रेजी विषय से जिनको जैसा भी रहता था उस तरीके से वो आपस में करते थे। तो इस समय पर जो साहित्य लिखा गया हिंदी, जब अंग्रेजों से लड़ने के लिए, अंग्रेजों के उस विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, तो उस समय पे विरोध प्रदर्शन तो उसी भाषा से होगा जिसमें हमें सबको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और ये हमारे पास, अब हमारे देश में क्या होता है कि विविधता है। यहाँ पे भाषा अलग है, भाषा की भी कितनी सारी बोलियां, यहाँ पर गांव में आप दूर दूर तक जाएं, कैसे कहते हैं कि वो इतने दूर में पानी बदल जाता है, इतने दूर में भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, तो ऐसा माहौल। लेकिन एक कॉमन जो चीज हो गई कि अगर हिंदी भाषा के थ्रू हमारी बात एक लंबा दायरा तय करती है, तो इसलिए उस भाषा को एक तरीके से हमारे माध्यम बनाया गया। हेलो जी जी, अब आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। हाँ हाँ। तो ये एक भाषा को कहीं ना कहीं एक तरीके से माध्यम बनाया गया। तो इस भाषा के थ्रू हमने, जैसे अपने जो हिंदी भाषी है, जो कोई भी बोली, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हिंदी को समझ जाते हैं, जहां तक मैं देख पाता हूँ इस दृश्य को, 1947 और उसके पहले वाले दृश्य को जो देख पाता हूँ, तो उस समय पे वो चीजें हमें कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है। तो जो साहित्य लिखे जैसे दिनकर जी की जो रचनाएं थी, उन रचना के बारे में रश्मि रची की बात करें, जितनी भी ऐसी देश की समता के लिए जो अपने माखन मैथिली शरण गुप्त जी, इस तरह के जो लोग आए, माखन द्विवेदी जी, तो इन सब का जो भाषा था कहीं ना कहीं अपने अंदर एक भाव जगाती थी, अपने अंदर एक प्रेरित करती थी। जैसे अब दिनकर जी की रचना, उस समय पे ऐसा दौर आ गया था कि आप हर चीज खुले तरीके से नहीं कर सकते हैं। ऐसा एक तरीके से एक माहौल बना हुआ था, सब चीजें। तो उस समय पे इस तरीके से प्रेरित किया जाता था लोगों को कि आप समझिए कि आजादी क्या है, आप समझिए कि आजाद होना क्या है। तो वहां पर जी भाषा एक बड़े वर्ग को जोड़ने का काम की। यहाँ पर हिंदी जो भाषा थी एक बड़े वर्ग तक पहुंच सकती थी, इसलिए एक बड़ा माध्यम रही उस समय, स्वतंत्रता के समय और उसके आसपास के क्षेत्र में।
बिल्कुल ठीक कहा आपने संदीप जी कि हम कैसे भूल सकते हैं उनकी भाषाओं को। हिमाद्रि तृंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। जयशंकर स्वतंत्रता प्रसाद जी की पंक्ति पुकारती। आई। फिर बाबा बाबा नागार्जुन मुझे की तोड़ बात करें कि लेना आओ रानी बनवारी, हम उस हो पथ इनके पर तुम पास। देना फेंक, हाँ, मातृभूमि पर हाँ, शीश चढ़ाने जी। जिस पथ जाए। तो बड़ी ऐसी जबर ऐसी रचनाएं हैं। पंक्तियों को कौन भूल सकता है जी? कौन भूल कौन सकता भूल है जी। सकता है ऐसी रचनाओं को? जी। तो अगला प्रश्न ये होगा कि जैसे आपने बात की कि बहुत स्वतंत्रता काल में हिंदी एक कड़ी बन के रह गई थी, एक कड़ी बन गई थी, एक सबको जोड़ने वाला एक धागा बन एक के रह बड़े गई थी। वर्ग को, एक तो बड़े वर्ग को अभी जब इकट्ठा करने। जी। जी, जी। जी, तो अभी जी। जैसे कि बात करते हैं हम, तो हिंदी को हम राजभाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन उसे राष्ट्रीयता की पहचान देने के लिए, उसे राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? और क्यों नहीं हम उसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर पा रहे हैं? देखिए, जैसा कि अभी हमारी पहले उसमें बात हुई कि हमने कहा कि हमारे यहाँ विविधता है, हर चीज में विविधता है और भाषा में भी विविधता है। हम देखते हैं कि एक जो हमारी राजभाषा, राजभाषा का मतलब ये हो जाता है कि जिसमें किसी भी राज्य की एक जो भाषा होती है, जिसपे हमारा कुछ सरकारी कुछ काम काज जो होते हैं, उसके लिए एक परमिट, एक तरीके से कहना चाहिए। राष्ट्रीय भाषा तो अपने संविधान में शायद अभी है नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है। इसको प्रायः इसी तरीके से हिंदी को ही थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंग्रेजी को ले लेते हैं सहायक भाषा के रूप में। दरअसल हमारे यहाँ पे कई भाषाएं हैं, और जैसे अगर आप आंध्र तरफ चले जाएं और वहां पर आप जाके हिंदी बोले तो आपको बड़ी मुश्किल है। वहां का कोई आपसे कन्नड़ में बात करे या कि फिर मलयालम में बात करे तो वो बड़ी मुश्किल होगी। अब समस्या यहाँ पे होती है कि हर राज्य की भाषा है, कहीं ना कहीं बन गई है। अभी अगर हम देखें तो 20-22 भाषा है जिनको स्वीकार किया गया इस तरीके से कि एक राजभाषा के तौर पे हर राज्य की एक अपनी इस तरीके से, जैसे गुजराती हो गई, संस्कृति हो गई, इस तरह की सारी भाषाओं को लिया गया है, सारी भाषाओं को शामिल किया गया। अब होता क्या है कि जब सब अलग अलग है, हर राज्य की अलग भाषा है तरीके से, तो उन्हें समझने के लिए, जैसे अब जो अगर विधानसभा है, तब केरल में अगर हिंदी से बोला जाएगा तो थोड़ी मुश्किल होगी, अभी सारी चीजों को बड़ा इशू होगा। तो एक तरीके से राजभाषा तो हमें इस तरीके से मान ली गई कि एक बड़ा वर्ग बोलता है, तो समझ रहे ना, एक तरीके से ये एक परिस्थितियां उस समय ऐसी रही कि सब एक बड़ा वर्ग है तो उस तरह से हिंदी को राजभाषा बना दे, और कहीं पर भी हर राज्य अपनी अपनी भाषा से जो एक दो भाषा चुन करके उसमें अपना राजकीय काम कर सकता है। अब राष्ट्रभाषा होने पे अलग शर्त हो जाती है। राष्ट्रभाषा हो जाने पे सबके लिए एक अनिवार्य जैसा हो कि जी, हिंदी का इस बिल्कुल, तरीके से बिल्कुल। हो, हिंदी का इस तरीके से हो, यहाँ पर हो। अगर आप सोचिए कि यदि मलयालम को राष्ट्रभाषा घोषित कर दें, आप मानेंगे केशव जी? आपको लगे मुझे बड़ी मुश्किल होगी कि अभी मैं भाषा सीखता रह जाऊं, कंटेंट तो समझ में ना आए। तो ये थोड़ा सा जी, एक कहीं ना कहीं ये जुड़ाव रहा, परिस्थितियां इस तरीके से हैं कि हमारे यहाँ पे कई भाषा बोलियां हैं, कई भाषाएं हैं, तो हर राज्य को अपनी स्वतंत्रता दी गई कि भाई अपना जो काम है उसी भाषा से करो ताकि किसी को मुश्किल ना हो, लोग समझ सकें, अपना काम कर सकें। राष्ट्रीय भाषा तो चलो उसका चल ही रहा है जैसा भी है, वो तो अपने चीज से होती रहेगी, लेकिन जो एक समन्वय, एक जो एक पूरा सबको लेके चलने का भाव है, तो उस आधार पे सारी चीजें हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको भाषाई अंतर भीतर से आपको महसूस नहीं हो, आपको जनता को कोई दिक्कत ना, प्रजा को कोई दिक्कत ना हो, कहीं उसके पास ऐसा ना हो कि मैं, वो बेचारा अपनी मुश्किल लेकर के गया। सपोज हमने राष्ट्रभाषा हिंदी कर दी और हिंदी से सबको बोलने का अधिकार, अब किसी ने ऐसा बना लिया कि भैया मैं हिंदी में बात करूंगा, देखते हैं कैसे करता है ये। अब वो समझ जाएगा, फंस जाएगा बेचारा। अब जी, वहां पे जी। गए तो वहां पे बोले कि उसको भाई बोल सकता हूँ, मैंने बोल तो सकता हूँ, क्योंकि अब तो इस तरीके से हो जाएगा भाव। मैं एक कल्पना कर रहा हूँ, ये जी, मेरे अपने विचार हैं एक जी, बिल्कुल, बात के बिल्कुल। तौर पे। तो वहां पर वो जब जाएगा तो उसके पास क्या मुश्किल होगी कि वो अपनी बात कैसे रखे। अब उसको हुँ, हिंदी आती हो तो बात बनेगी, या कि वो भाषा जिसको राष्ट्रभाषा कुछ भी किया गया तो वो अगर है तो भाई ऐसा करना पड़ेगा। अभी उसके पास स्वतंत्रता है कि भाई आपका राज्य है और आपके राज्य में आपकी भाषा को समझा जाएगा। यहाँ पे जो क्या पदाधिकारी बात हैं उसी भाषा से हैं, उसको जानते क्या हैं, बात! उसमें कोई भी आपके काम में दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से यही जो, आप चाहे इसे अड़चन माने, चाहे ऐसी परिस्थितियां थोड़ी माने कि एक सामंजस्य बिठाते हुए चीजें चल रही हैं, तो बस और कुछ भी नहीं। बाकी तो सारी भाषाओं का अपना महत्व है, सारी भाषाओं की अपनी संस्कृति है, क्योंकि एक भाषा जो होती है पूरी संस्कृति लेके चलती है। अच्छा, एक बात, बातों बातों में एक बात और याद, जैसे मान लीजिए कि हर क्या, जिस भाषा को भी, एक मैंने कहीं पढ़ा था केशव जी, मुझे ऐसे कहाँ पढ़ा था ये तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि जब एक ही शब्द एक अर्थ के लिए, एक ही बात के लिए दो शब्द हो, तो उसका जो आगे चल करके ना एक शब्द डूब ही जाता क्या बात है! है, एक शब्द आपका धीमा हो ही जाएगा।
कम हो ही जाएगा। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, पहले क्या बिल्कुल। था पहले क्या था कि काव्य में सब कुछ लगभग आ जाता, काव्य जब कह देते थे, ये कह जी, देते थे, काफ़ी। इस तरीके से। फिर वहां पे उसी समय पे साहित्य भी था, हुँ। साहित्य। अब धीरे 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 सारी चीजें मिलकर के साहित्य का बोलबाला बन गया, अब साहित्य हो हाँ, गया। जी, साहित्य इस साहित्य तरीके का से। भाग हो गया, काव्य अलग हो गया, लेख अलग हो गया। हाँ जी। हाँ, पता नहीं मैं उदाहरण आपको सटीक दे पाया हूँ कि नहीं, मतलब आप समझ रहे, कोई भी एक शब्द जैसे है, जैसे आप समझिए कि ये आवश्यक, ये महत्वपूर्ण है, ये जरूरी है। अब ये दोनों शब्दों में हम लोग ना जरूरी शब्द को ज्यादा ही बना दिया, महत्वपूर्ण बहुत कम कहते हैं। जी, जी। एक चीज के लिए दो शब्द हैं कि एक शब्द जरूरी है, बिल्कुल पूरा हो महत्वपूर्ण है, जाएगा। हाँ प्रमुख है, और जैसे महत्वपूर्ण है, प्रमुख है, जो भी है, तो इन शब्दों में से एक शब्द प्रधान हो जाता है। जी, परिस्थितियां बिल्कुल, ऐसी, बिल्कुल। क्योंकि लोग बोलने वाले जैसे हुए, तो उनके बोलने में हमने वही सीखा। केशव जी के पास कोई एक छोटा सा लड़का रहेगा, रोज रोज केशव जी जैसा बोलेंगे उसमें वैसा ही ढंग आ जाएगा, तो बिल्कुल, इसी बिल्कुल आ तरीके से जाएगा। एक शब्द रह जाता है। तो ये जी, सारी बिल्कुल। चीजें, खैर ये तो अलग बात हो गई। तो इन सब चीजों को जो सामंजस्य बनाने के लिए अपनी विविधताओं में किसी को विविधता की वजह से दिक्कत ना हो उनके अपने कामों में, इसलिए सामंजस्य बिठाया गया कि भाषा, अब अंग्रेजी भाषा को थोड़ा सा लिया ही गया है सहारे के लिए। न्यायालय वगैरह यहाँ पर मतलब अंग्रेजी भाषा ली गई ताकि अगर कहीं हिंदी में या कहीं पर दिक्कत आती है तो ऐसे भी सुलझा लिया जाए। इतने सारे प्रश्न पत्र दिए गए हैं, यदि किसी प्रश्न में कोई दिक्कत होती है तो अंग्रेजी का जो प्रश्न रहेगा उसको मान्य किया जाएगा, ऐसा कुछ रहता जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है। तो वो बस सामंजस्य है, वहां पे आपको सुविधा दी गई कि कई बार जी। अगर ऐसा होगा तो हम उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो ये इसीलिए किया गया, ये तो एडजस्टमेंट है ना। चाहे कि कोई भी आप जी, एग्जाम जी, देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो थोड़ा सा ऐसी कंडीशन निर्मित होनी चाहिए। सोचिए अगर एक ही भाषा बोली जाए, वहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, यहाँ पर इधर से आपका इस साइड से पूर्व से लेकर पश्चिम तरफ, तो ये सब एक ही भाषा बोली जाती, केशव जी कितना आसान होता। ये सब लिखना ही नहीं पड़ता। हिंदी का हाँ, प्रश्न पत्र है, हिंदी प्रश्न पत्र, बात खत्म। इसका प्रश्न खत्म। पत्र है, जो भी भाषा बनी हुई है, जो भी भाषा वहां पे चुनी गई, उस भाषा से बनना है, ये काम खत्म। लेकिन हमारे यहाँ पे भाषाएं बहुत सारी हैं, इसलिए विविधताएँ हैं। सबको यहाँ पे कंटेंट पे ध्यान देना कि आपके अंदर योग्यता हो और भाषा से मुश्किल ना हो, या भाषा सीखने में आपका जो मेन जूस है वो आपका चला जाए, तो इसके लिए वो सुविधा दी गई। बस यही कुछ, तो आप इसे चाहे जिसमें रख लें। ये मेरा बहुत अपना बहुत विचार। सटीक उत्तर दिया आपने, बहुत सटीक उत्तर दिया कि हम अपनी भाषा को किसी पे थोप नहीं सकते हैं। यदि वो जी स्वीकार जी, करे तो बहुत अच्छी बात है, और वो बहुत जिस अच्छी बात। भाषा में भी कंफर्टेबल है, जिस भाषा को बोलने में वो सक्षम है, अपना कार्य वो उसी भाषा में करे। हम किसी पे अपनी भाषा को थोपेंगे नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। और बिल्कुल जब क्या सटीक। होता है केशव जी, होता क्या है कि जब भाषा किसी काम में आ जाती है ना, किसी काम में भी आ जाती है, जैसे आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं, आप रोज की चीजों में जो भाषा आपकी यूज होती है ना, वो आपकी प्रमुखता से उभर आती है। मुझे अच्छे से याद है, मैं बघेल खंड से हूँ जहाँ पे बघेली बोली जाती है, बघेली। वहां पे जब जाइए आप, तो वहां पर मैं देख सकता हूँ कि 10 साल पहले तक पूरा सब कुछ बघेली चलता था। अब लोग बाहर बाहर रहने लगे, यहाँ वहां जाने लगे, क्योंकि शहर का काम खड़ी हिंदी में होता है। तो अब जो बच्चे आते हैं, हम लोग के गांव घर में आते हैं, तो वो बच्चे अब बघेली बहुत कम बोलते हैं। यहाँ पर वो खड़ी हिंदी बोलते हैं, क्योंकि उनके टंग में आ गया। उनके पापा तो बोलते थे, लेकिन अब जब उनका पूरा जो परिवार था वो चला गया, शहर में फंस गया, और उसने खड़ी हिंदी बोलना शुरू किया। तो वो क्या, उसके अंदर में से वो खड़ी हिंदी ही ज्यादातर निकलती है। तो हम लोग समझ तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाषा का एक व्यक्ति कम हुआ। इसीलिए यह भी जी, सबको मतलब स्वतंत्रता है कि भैया अपनी भाषा को बनाए रखें, अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करते रहे, क्योंकि उसमें संस्कृतियां जुड़ी हैं उस बिल्कुल, तरीके से। बिल्कुल। प्रेमचंद को पढ़ना है तो हिंदी में आना अगला पड़ेगा। जी जी, क्या बात है! ये बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर प्रेमचंद को पढ़ना है, प्रेमचंद के साहित्य को जानना है, तो हिंदी में आना नहीं पड़ेगा नहीं, और साहित्य को समझना भी जानने के पड़ेगा लिए कुछ नहीं, शब्द का अर्थ। साहित्य को यदि जानना है, देखिए मैंने थोड़ा सा, आप समझिएगा, मैंने इस तरीके से कहा कि यदि प्रेमचंद जी को पढ़ना है तो हिंदी में आना पड़ेगा। अगर प्रेमचंद जी के उस साहित्य के बारे में जानना है तो कोई भी भाषा चलेगी। क्या बात है! क्योंकि मतलब आप अगर पंच परमेश्वर पढ़ रहे हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है, आप नमक का दरोगा देखिए, 40,000 में नहीं, मैंने कहा ना तुम चले जाओ, इतने में भी नहीं, पंडित अरे लोग के। अब तो बांधा, कितना सारे, कितने सारे आज मजा। तो वो जो शब्द लिखे गए हैं, जिस जिस ढंग से उन्होंने पिरोया है, वो मर्म लाने के लिए आपको उस भाषा में उतरना पड़ेगा। इस भाषा में उस लेखक ने
अपने पूरी परिस्थितियों को उतारा है। लेकिन यदि आपको ये बताना हो कि प्रेमचंद की नमक के दरोगा में है क्या, तो आप अंग्रेजी में बता सकते हैं, आप भोजपुरी में बता सकते हैं। भोजपुरी में ही हम आपको बता देंगे, बघेली में ही हम आपको बता देंगे, बुंदेली में बता देंगे कि वो प्रेमचंद की कहानी में वो एक ऑफिसर जो बनता है, वो उसके यहाँ पे इस तरह की समस्याएं हैं, तो ये ऐसा होता है, तो पंडित जो जो रहते हैं उससे बहुत प्रभावित होते हैं, उसके जिस तरीके से वो जो कथा है अपनी पूरी, और फिर लास्ट में इतने प्रभावित होते हैं कि उसकी सारी मुश्किलें हट जाती हैं। वो रिश्वत नहीं लेता, बड़ा ईमानदार रहता है मजबूरी पर भी। ये समझ में आ गया। लेकिन इससे क्या प्रेमचंद समझ में आए? अब प्रेमचंद जी की जब पढ़ेंगे ना, तो जिस तरीके से शुरू करते हैं और वो आनंद उसमें उतरना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। इसीलिए मैंने कहा कि भाषा में संस्कृतियां जुड़ी हैं। जी वही कहा मैंने, जब मैंने पहली बार बूढ़ी काकी पढ़ी थी तो मेरे नेत्रों में आंसू थे। सोचिए मेरे कितनी नेत्रों बारीकी में से आंसू दिखाया थे। गया। जी बिल्कुल। और शुरुआत की जो पंक्ति, शुरुआत की जो लाइन है यही कि जो बुढ़ापा होता है वो बचपन का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म। पहली लाइन से, पहली पंक्ति से हमारे दिल को छूने की कोशिश किया था उन्होंने। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात कही आपने की। जो अगला प्रश्न मेरा ये होगा कि क्या हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य समय के साथ बदला है? हर चीज बदली है केशव जी, हमेशा बदली है। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखा जाए कि उसका मूल न बिगड़े, उसका बेस न जाए, उसका जो आधारभूत चीजें हैं उससे हमें परिचित होना ही पड़ेगा। जब भी हम किसी चीज, आप पढ़ने की एक प्रक्रिया में आता है, आप जो पढ़ते हैं ना, पढ़ने का सिर्फ एक शुरुआत होती है कि उसके बारे में जान। ये नहीं कहते कोई कि न्यूटन लॉ हम पढ़ रहे हो, तो न्यूटन लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें न्यूटन से आगे नहीं जाना है। हमें खोज करनी है, लेकिन उसके बारे में तो जानना पड़ेगा, उसके बेस में तो जानना पड़ेगा। तो उसका बेस ना जाए कहीं, उसका आधार ना जाए, उसको संजोना अपना कर्तव्य है। अब क्या होता है कि जब, अब सपोज हम से, अब देखिए मैंने सपोज कहा, विचार कीजिए, ये शब्द मेरे पास बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आपसे हिंदी में बात करते हुए मैंने कितने शब्दों को दूसरी भाषा में कह दिया होगा मुझे पता नहीं। एक बार मैं कहीं पर किसी कार्यक्रम में गया था, तो वहां पर बैठा, तो हिंदी दिवस पर गया। मेरे अंदर बड़ी शुरुआती चीजें थी, अभी जब इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला, तो वहां पर तो हमने सोचा कि हिंदी भाषा है, तो हिंदी के विषय में तो कम से कम ये ध्यान रखा जाए कि हिंदी में ही बोला। वहां तो कोई बात नहीं, उनको समझाने के हिसाब से तो चीजें बोली जा सकती हैं। आदमी बोल रहा है, हिंदी के विषय में बोल रहा है, तो चीजें ठीक। लेकिन मैं सच बताऊं तो मैंने अनजाने में कितने ही शब्द, और वहां पर अनजाने में जो भी हिंदी में बोल रहे थे, तो अनजाने में कितने ही शब्द अंग्रेजी में आ रहे। अनजाने में, मतलब वो जान करके हिंदी ही बोलना चाहते हैं, लेकिन वो प्रवाह में वो स्थित है। हमारी भाषा में सॉरी स्थित है, क्षमा कीजिए नहीं है। हमारी भाषा में थैंक यू है, वो धन्यवाद, वो जबकि शब्द है उसके लिए। हिंदी तो संपन्न भाषा है भाई, तो संस्कृत से वो चीज हुई, वो तो समृद्ध भाषा है, तो सागर से सीधे जुड़ी हुई। तो उसमें, लेकिन फिर भी हमारे प्रयोग में अधिक नहीं हुई, तो इसलिए उसके वो शब्द ना कहीं कहीं, और जब कोई आपके सामने बोल देना कि धन्यवाद, क्षमा कीजिए, तो आपका नजरिया अलग हो जाता है। अरे बड़ा हिंदी बोल रहा है, बस बाकी सारी भले हिंदी बोले, लेकिन अगर वो आपके सामने क्षमा कीजिए, धन्यवाद ऐसे शब्द महत्वपूर्ण बात है, प्रमुख बात है, तो आपके मन में एक प्रभाव आ जाएगा, यार हिंदी बढ़िया बोल रहा है यार, क्योंकि उन शब्दों को उसने यूज किया जो कि बड़े अलग थे, आप हमेशा हमारे रोजमर्रा में नहीं। तो जब क्या होता है, जब समय बदलता है, तो साहित्य में लेखन की जो शैली में आ जाता है, लेखन की शैली में सबसे पहला जो प्रभाव होता है परिस्थितियां। हमारे समय में फोन, अब जितनी भी कहानियां आप पढ़ेंगे तो एटलीस्ट फोन में बात कर दी जाएगी। 20 साल पहले जाएंगे तो चिट्ठी में बात होगी। आप कहानियां खोल के देखिए, उसमें जो कहानियां, प्रेम कथाएं रहेंगी, जो भी रहेंगी, तो उसमें नॉर्मली क्या बात होगी कि उसने मुझे पत्र लिखा, मैंने रिसीव किया, मैंने प्राप्त किया, फिर उसने भेजा, मैंने भेजा, इस तरह की। लेकिन अब क्या बात होगी, उसका मैसेज आया, उसका ईमेल आया। बिल्कुल, ये परिस्थितियां बदली, समय बदला, तो ये हमें मतलब, अब आज की पृष्ठभूमि में अगर आप कुछ भी लिखेंगे, तो आपकी पृष्ठभूमि में बहुत सारी चीजें जो परिवर्तित हैं, लेकिन साहित्य की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी भाषा की मूलता को समझें। तो इसके लिए एक लंबा प्रयास चलता रहता है, और इस साहित्यकारों से अपेक्षा रहती है कि अपनी भाषा की मूलता को हमेशा जोड़ के रखें। चीजें बढ़नी चाहिए, चीजों का विकास होना चाहिए, विचार रखे जाएं, लेकिन उस भाषा को बिल्कुल उसको शीर्ष में लिया जाए, उसकी भाषा को जीवित रखा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम चीजें, क्योंकि अगर साहित्य वर्ग इस चीज पे आगे नहीं आया, तो फिर भाषा पे संकट आ जाता है हमेशा।
उस भाषा पे संकट आ जाता है, क्योंकि उस भाषा में ज्यादातर वो नहीं किए गए, मतलब उस भाषा में जो आता गया हमने हम मिक्सअप करते गए और अलग ही, अब देखिए ना मिक्सअप, हमें मिश्रित नहीं आया, शब्द मिश्रित है, मिश्रित जी करते बिल्कुल। गए। अब अगर मैं रोज रोज मिश्रित यूज करूंगा तो मेरे अंदर से मिश्रित भाषा थोड़ा सा नीचे जा रही थी, ऊपर आ गई, हमने मिश्रित शब्द लाए। अब यहाँ पे आपसे मैंने बोला बार बार, तो केशव जी आप 2-4 बार तो मिश्रित यूज करेंगे। आपसे कोई बिल्कुल बंदा, करेंगे। बच्चे को आपने कहा, उसने मिश्रित सीख लिया, अब उसकी भाषा में मिक्सचर आने में समय लगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो ये परिस्थितियां बनती हैं, इस तरीके का माहौल रहता है, उसी हिसाब से ये चीजें बदलती हैं। तो वाकई में परिवर्तन आया है, लेकिन होना नहीं चाहिए। और ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं ऐसा लिख रहे हैं जो जिसमें भाषा की मूलता भी है, बराबर एक थोड़ा सा उसमें आज की पुट को भी बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है। बहुत सारे लोग हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन ये एक साहित्य की जिम्मेदारी बन जाती है कि अपनी भाषा को रखें। बाकी तो चीजें वाकई में, आपके सवाल का जो आपका जो सवाल था, उसका एक लाइन पे उत्तर दूं तो वाकई परिस्थितियों के हिसाब से साहित्य का एक ढंग बदलता है। लेकिन होना क्या चाहिए, साहित्यकारों की जिम्मेदारी है कि अपनी भाषा को मूलता से जोड़ के रखें, जैसा भी करें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और बिल्कुल, बिल्कुल ठीक आपने बताया आप बिल्कुल ठीक कहा था आपने कि जो हिंदी भाषा है, वो संकुचित भाषा नहीं है। उसने सारी भाषाओं को अपनाया है, चाहे किसी भी क्षेत्र का भाषा हो। तो इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मेरा ये है कि जो पुराने हिंदी के लेखक थे, साहित्यकार थे और नए हिंदी के साहित्यकार हैं, उनकी लेखन शैली में जो मूल अंतर है, वो क्या है? अ, ये सारी बातें हो गई अभी, इसमें क्या है ना, परिस्थितियों का ही अंतर। हमने देखिए, एक छोटी सी बात हम करते हैं, इसे कैसे कहा जाए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास अ, मैं मुझे क्या हुआ कि मैं जिस घर में रहा, जिस जगह पे रहा, वहां पे मुझे 1990 के बाद के साहित्य, 90 के बाद, 2000 के बाद के साहित्य में हमने कुछ पढ़े साहित्य, मेरे अंदर कहीं ना कहीं कल्पनाएं चलती हैं। इसलिए हमने उन किताबों को चुना, मुझे किताब मिले पढ़ने के लिए। जब मैं किताब की खोज कर रहा था, उस समय पे मेरे हाथ में किताब थी। फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट। आपने उन किताबों को उठा लिया और उन किताबों को पढ़ा आपने, और पहली बार से आपको प्रभावित कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीजें हमारे भीतर सर्च इंजन में रहती हैं, हमारे भीतर मेमोरी में रहती हैं, उसी के हिसाब से कहीं ना कहीं हमारी चॉइस बन जाती है किसी न किसी। मुझे ऊंची ऊंची डिश नहीं पता है खाने, आप जब मुझसे बात करेंगे कि आपको क्या पसंद है, तो मैं कुछ और नहीं बताऊंगा कि आपको जो पसंद है। हो सकता है आपको बहुत ऊंचा कुछ नाम हो, पसंद हो, लेकिन मैं ही कहूंगा कि मुझे कड़ी कड़ी पसंद है, मुझे पनीर पसंद है, क्योंकि इनके बारे में मैंने कहीं ना कहीं सुना समझा जाना है, कहीं ना कहीं ऐसा किया हुआ है, वो मेरे अनुभव में है। तो जब आपके पास कोई साहित्य आया और उस साहित्य से आप प्रभावित हुए, तो आप उसी तरह के साहित्य पढ़ोगे। अब आपको जो कुछ भी और साहित्य लिया, तो आपने इंटरेस्ट लिया कि हाँ भाई हमें पढ़ना चाहिए, पुराने साहित्यों को भी पढ़ना चाहिए, तब तो आपने उठाया। लेकिन यदि आपने नहीं उठाया कि अरे ठीक है यार, ये बढ़िया है, उसमें समझ में भी नहीं आता, बड़ा कठिन कठिन है यार, हिंदी हिंदी, मतलब जयशंकर प्रसाद जी तो समझ में नहीं आते, और वो कैसे किया जाए, वो तुंग शिखर, वो कैसे मैं मैनेज करूं, कैसे वो ईड़ा, श्रद्धा, निर्वाण, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मनु और ये सब समझ में नहीं आ रहे। तो वो अगर आप ये मन में भाव ले लिए, लेकिन यदि आपके मन में इसके उलट भाव आया कि नहीं, पुराने साहित्य को पढ़ूंगा, अपनी भाषा है ना, ये हिंदी में 90 के दशक की हिंदी से थोड़ा सा जिस तरीके से परिस्थितियां, उस परिस्थिति को भी देखता हूँ। तो जब उस परिस्थिति को हम देखेंगे और इस परिस्थिति को देखेंगे, तो हमें अंतर समझ में आएगा। फिर हम आज की परिस्थिति में तो जी ही रहे हैं, तो इन तीनों चीजों से मिक्सअप होगा तो हमारी मूलता रहेगी। इसलिए जो पुरानी भाषाएं, जब पुरानी भाषा कह रहा हूं, जो पुराने साहित्य हैं, पुरानी जो भी हैं, उनको हमें पढ़ना चाहिए, और जब हम उनको पढ़ेंगे तो उनकी मूलता भी बनी रहेगी और आज का भी साहित्य आपका सामने आता रहेगा, उस पर भी चीजें बड़ी अच्छी अच्छी बन सकेंगी। यहाँ पे जहाँ पे आपकी भाषा रक्षा की बात है, तो भाषा के लिए आपको, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बनी कि हम कई भाषाओं के संपर्क में आते रहे, जी क्योंकि हम बताए बिल्कुल। ना, हमारे देश में इस तरह कई भाषाएं चलती रहीं, कई भाषाएं, और हमारी संगति बन गई और उनसे आना जाना बन गया, चीजें बात होने लगी। और कई बार हमारा काम करने के लिए, मैं इतिहास में पढ़ा था कि कई बार ऐसा होता था कि कुछ भाषा जो रहती थी, जैसे वहां की मजदूरों की जो भाषा थी और जो राजा की भाषा थी, उन दोनों की भाषाओं के बीच में भी आपस में भी काफी सारी बातें हुई। उसमें होता ऐसा था कि मजदूरों से काम करवाना होता, तो जो ऊंचे वर्ग वाले लोग थे, वो उनकी भाषा से कहीं ना कहीं उनको समझाने के लिए कहते थे,
तो धीरे धीरे जी, उनकी बातों में आ जाती थी। और वो लोग भी जो अपने साहूकार से जिनसे सुनते होंगे तो उनमें भी आती होंगी। तो भाषा ऐसे गटमट होती थी, ऐसे मिलती थी और जी, भाषा को जी, होकर के निकल बिल्कुल। आती। जैसे हमने कहा जी, कि अ, वो क्या नाम है, जैसे हम कितनी किताब, बहुत अंग्रेजी शब्द है जिनका हम लोग बड़े अलग तरीके से यूज करते हैं। कोई भी शब्द, ऐसे बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द होते हैं जिनको कि हम बहुत हिंदी की तरह यूज करते हैं कि इनको हाँ, हम मतलब बिल्कुल। मुझे याद हाँ, भी नहीं आ रहा। इतने सारे स्टेशनों पे घूमते हैं हम। तो स्टेशन स्टेशनों बिल्कुल। ये कहाँ से तो आया? और ये बड़ी वही स्वीकृति है इसकी। हाँ, अब ऐसा लगता भी नहीं कि हम कुछ गलत कह रहे हैं, हमको लगता भी नहीं कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल भी स्टेशनों शब्द हो ही नहीं नहीं, सकता है। स्टेशन गलत लगेगा। वही हाँ, स्टेशनों शब्द आप हो ही नहीं सकता है। अब देखिए, अब जो अंग्रेज जो जो इंग्लिश वगैरह पढ़ रहे हैं, जो दिल्ली में हैं या कहीं पर भी रह रहे हैं ना, तो अब वो यही कहते हैं, वो स्टेशनों नहीं कहते। हम लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ, मुझसे स्टेशनों ही आता है। तो बहुत अच्छा आपने याद दिलाया ये, बिल्कुल इन शब्दों का। तो वो जो बोलते हैं ना, भाई एक काम करना, ये इस स्टेशन पे रुकेगी, इन स्टेशनों पे जाती, इन स्टेशन पे जाती है। वो अब ऐसा कहते हैं कि उनकी परिस्थितियां अलग हो गई हैं। जी, मैं जब बिल्कुल, भी लिखूंगा साहित्य तो मैं स्टेशनों लिखूंगा, वो जब भी लिखेंगे तो स्टेशन। स्टेशंस लिखेंगे। तो यही जो पुराने साहित्य में अंतर आया कि जो हमारी जो भाषाएं हैं कहीं ना कहीं मिक्सअप होती रही और जिन परिस्थितियों में हम पले बढ़े उस तरीके से हम लिखते हैं। कहीं ना कहीं हम परिस्थितियां ही लिखते हैं। अगर आप सोचिए कि अगर हमने महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ा है, तो जब महाराणा प्रताप जी के बारे में लिखना होगा तो हमने बहुत सारी चीजें लिखी, क्योंकि महाराणा प्रताप जी को यदि दिखाना है तो उनकी भाषा शैली भी यूज करनी पड़ेगी, प्रयोग बिल्कुल, करनी पड़ेगी, उनका उनके दौर पे जाना पड़ेगा। उनके दौर पे किस तरीके से सा बोलते थे, किस तरीके से ये बोलते थे। वो जब फिल्म बनती है तो क्या देखा जाता है कि उस समय के शब्द क्या बोलते थे वो, मुझे नहीं आता, खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा, ऐसे कुछ प्रणाम हाँ, करके ऐसा बोलते। खड़ी खम्मा, तो जब राजस्थानी आप भाषा। महाराणा प्रताप, आप सोचिए, आपसे पूछा जाए कि महाराणा प्रताप की मूवी में महाराणा प्रताप जी आए और महाराणा प्रताप जी यदि ऐसे बोलेंगे कि मतलब नॉर्मली, तो आपको उसका प्रभाव नहीं, क्योंकि आप महाराणा प्रताप जी को उस दौर में देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उस दौर की चीजें बनाने के लिए आपको उस जगह में जाना पड़ेगा, उस जगह को समझना पड़ेगा, उस समय की परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। अब उस परिस्थिति में तो हम थे नहीं, तब हम पैदा हुँ, भी नहीं हुए होंगे। तो हम क्या करेंगे कि उस समय पे लिखे गए साहित्य कौन कौन से, उनको उठाएंगे, उनको उठाएंगे, वहां के लोगों से जाके चर्चा करेंगे, जो पुराने लोग हैं, जो वहां पे संस्कृतियां जो चल रही हैं, उनके पास जब जाएंगे, बैठेंगे, तो हमें वहां से, वहां उस समय का माहौल निकल करके, तो ये अब जब उस समय का बनाएंगे तो ये चीजें रहेंगी। अब अगर हम उस तरह की चीजें बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो आज के साहित्य में भी उस तरह के भाव, उस तरह के शब्द आ ही जाएंगे, बनते रहेंगे, तो वो चीजें चलती रहेंगी। तो जो पुराने साहित्य हैं और जो नए साहित्य हैं, इन सब में सिर्फ इसी की मान है, परिस्थितियां ही जी, हैं। और जो भाषा, जो पुराने लेखक हैं, जो नए लेखक हैं, उनमें जिन्होंने पुराने साहित्य पढ़ते हैं, तो उन्होंने, उनके जो लेखन में है, आपको वो भी चीज देखने को मिल जाएगी, बदलाव भी देखने को मिल जाएगा। नई उन चीजों से नया निकलने वाला सृजन जो है, उन भाषाओं को पढ़ने के बाद एक ढंग, वो भी निकल करके आएगा। तो ये सब चीजें तो चलती रहती हैं हमेशा, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। बस ये है कि भाषा की मूलता रहे तो अच्छा है। जी। मेरा मतलब कि अपना कहने विचार। को तो ये है कि जो वृक्ष है कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन जड़ के बिना तो कुछ नहीं अर्थ निकलता है उसका। यदि जड़ और रहना चाहिए अगर खुली भाई। अगर आपको खुली ना हिंदी करेगी तो है, फिर से उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल केशव जी, अब जी, आप हिंदी है तो मतलब हिंदी है। अब हिंदी को हमें जीवित रखना है, तो हमें कहीं ना कहीं वो चीजें, अब जैसे होली है, हमारे जो त्योहार हैं, उनको उसी ढंग से, अब देखिए पिचकारी आ गई हैं, पहले भी रंग थे, अब पिचकारी से डालने लगे, थोड़ा सा ऑटोमेशन आ गया कि भैया पहले हाथ से क्या करना पड़ता था, हाथ सुलझना पड़ता था, लोगों को रंग लगाने जी, पड़ते थे। बिल्कुल। अभी अभी क्या होता था, लोग भाग जाते हैं या कि फिर लोग पीछे पड़ जाते हैं, तो दूर से भी आप ये कर सकते हो। लगाना रंग ही है, मूलता नहीं जानी चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल मूलता यह नहीं मेरा जानी चाहिए, लगाना रंग ही है। किसी भी तरह से लगाए ना, लगाना लेकिन भाव रंग होना में। चाहिए, भाव उसका जो। जी जी। जी, अगला प्रश्न मेरा ये होगा कि एक आम नागरिक होने के नाते हिंदी के विकास में हम किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं? एक आम नागरिक के होने के नाते हम हिंदी का विकास किस प्रकार से करवा सकते हैं? आप इतने प्रश्न पूछ रहे हैं केशव जी, इतने बिल्कुल जुड़े जुड़े हैं कि हम ये कह दें कि पुराना वाला तय कर लीजिए। सबसे अच्छा अच्छा सवाल है। देखिए, हमें भाषा जो हमें जरूरी है, जहां से काम होता है, देखिए अंग्रेजी भाषा इस वजह से भी जरूरी है कि कई हमारे अंतरराष्ट्रीय काम होते हैं, तो वहां के लिए तो हम शासन नहीं चला सकते, वहां के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते, हमारे काम पड़ते ही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भाषा सीखनी है। लेकिन जो अपना जो कल्चर है, अपनी जो संस्कृति है,
उसको छोड़ करके ऐसा होगा कि जैसे अपना घर छोड़ करके आसमान के नीचे रहें। बिल्कुल। तो हमें वो नहीं करना है, हमें अपना घर बनाए रखना है। हमें भाषा सीखनी है जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पे जो भी है, जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, वहाँ की भाषा हमें आएगी। जब हम आप शुरुआत में अगर दक्षिण साइड में जाएँगे, तो आपको बहुत मुश्किल होगी। जब 10 दिन रहेंगे, तो आपको सब्ज़ी पता चल जाएगी कि इसको क्या कहते हैं। वो आपने सीख ली। इसके बाद आपको वहाँ की बातें नहीं समझ में आएँगी, लेकिन कुछ दिन बाद आपको बातें समझ में आएँगी। और आप यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब आप 2 साल तक वहाँ रह जाएँगे, तो आप अपने रोज़मर्रा के शब्द सीख अनायास सीख लेंगे। तो हमारे बिल्कुल। पास जो सीखने की परंपरा ये है कि हम जब उस पक्ष में रहते हैं, उस जगह की चीज़ों को देख के सुनते हैं, तो वहाँ का असर पड़ता है। यदि हम ऐसे माहौल में रहें, थोड़ा-सा अंग्रेजी है, थोड़ा-सा ये है, तो हमें अगर बचाना है अपनी भाषा के साथ में अपनी भाषा को आगे रखना है, अपनी भाषा को भी रखना है, तो हमारे पास सबसे जो ज़रूरी बात है कि हमें पुराने साहित्यों को पढ़ना होगा और बिल्कुल, उनको बिल्कुल। पढ़ करके अपनाना होगा और स्वयं बोलना होगा। आज जी, जितनी जी। बातें हमारी केशव झा जी से बात हो रही है, आप जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, जो इसको रिकॉर्ड करने में सब व्यस्त हैं, तो वो जब सब सुन रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये बात कैद है। आप जो बोल रहे हैं, बिल्कुल। मेरे दिमाग में कैद है। अब हम लोगों को एक-दूसरे से सीख मिल सकती है कि हमें भाई हम वेट ना करके हम जब हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी ही बोलें, प्रतीक्षा बोलें। जब हम हिंदी बोल रहे हैं, तो पूरी हिंदी बोलने की कोशिश करें। तो जब जिस भाषा को हम बोलें, उसको पूरा उसी तरीके से क्योंकि एक मज़ाक के तौर पे कह रहा हूँ, एक हँसी के तौर पे कह रहा हूँ और एक समझने जी। वाली बात भी है कि जब किसी भी भाषा में हम दूसरी भाषा का यूज़ करते हैं, वो बेचारी भाषा सोचती क्या मैं इतनी गरीब हूँ यार, कि मेरे पास कहने के शब्द नहीं है। बिल्कुल, उसको एहसास होता है कि भैया तू गरीब नहीं है। दरअसल मैं इतना वो हो गया कि मैं उस तरफ तेरे जा नहीं पाया। बिल्कुल, यहाँ पर ये बात हो जाती है। तो हर बिल्कुल। भाषा में पर्याप्त शब्द हैं अपनी बात कहने के लिए। तो जब आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसी भाषा को बोलिए। तो इससे क्या है भाषा का मान बढ़ता है, भाषा का सम्मान बढ़ता है और भाषा जब सबके पास तक जाती है और लोगों तक, तो वो भी वेट ना करके प्रतीक्षा करने लगते हैं जब हिंदी बोलते हैं। अंग्रेजी में तो वेट ही है। तो जिस भाषा में बात की जाए, उस भाषा भाषा के ही शब्दों को लाया जाए। ये एक बड़ा काम हो सकता है। जी, इससे क्या बिल्कुल। होगा कि हमारे ऊपर बाध्यता बनेगी कि युवा पीढ़ी के ऊपर हमारी ज़िम्मेदारी बनेगी। हमारा कि एक कहना चाहिए कि हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं तो हमें हिंदी के ही शब्द प्रयोग करने हैं। अब जब आप हिंदी बोलेंगे तो आपको पता चला कि हमें प्रयोग करने का अंग्रेजी नहीं पता, अंग्रेजी में पता है, एक्सपेरिमेंट पता है। तो हम खोजेंगे कि यार एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं, कोई जानता होगा? भाई प्रयोग करना, नई-नई चीज़ें, शोध करना, इस तरीके से होगा। तो हाँ, हाँ, तो अब हम क्या बोलेंगे? शोध। तो ये धीरे-धीरे भाषा में अपनी भाषा आती रहेगी। जब अंग्रेजी बोलेंगे तो हम अंग्रेजी बोलेंगे, जब और भाषा बोलेंगे तो और भाषा बोलेंगे। तो जो सबसे अच्छा प्रयास जो युवाओं का हो सकता है, बिना कुछ मेहनत के, बिना किसी मेहनत के, अपनी भाषा को सुधार करके, अपनी भाषा जो भी हम बोल रहे हैं, उस भाषा को पूरा उसी के शब्दों को ढूँढ-ढूँढ के बोलें। उन्हीं शब्दों को जी, बोलें। जब बार-बार बोलेंगे तो परंपरा में आ जाएगा। इवन आपके बिल्कुल, पास-पास रहने वाले लोग तो उसी तरह के हो जाएँगे। संगति का असर बहुत पड़ता है। संगति का ही असर पड़ता है। एक बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। छोटा-सा किस्सा आ रहा है। मैं पता नहीं यहाँ पे मुझे बताने का समय है या नहीं। अ बिल्कुल, अ, बिल्कुल सर यहाँ पर एक एक जी, एक मैंने कहीं पढ़ा था ये किस्सा कि संगति का असर किस तरीके से होता है। एक गुरुदेव थे, तपस्या कर रहे थे। जब तपस्या करते थे तो लोकपाल के जो इंद्र हैं, उन इंद्र भगवान तो उनको सबसे बड़ी मुश्किल होती कहीं उनकी सत्ता ना चली जाए। उनको अपनी सत्ता का हमेशा एक डर रहता है। तो वहाँ पे बिल्कुल। उन ऋषि की तपस्या देख करके वो भयभीत हो गए। उनको लगा कि अरे इसके बड़ा समर्पण है, इसमें तो लगता है कि अ, ये तो कहीं इस पद में ना आ जाए, कहीं माँग ना ले और जिस तरीके से इसकी तपस्या में समर्पण है वो देख के लग रहा है कि अ, बहुत कुछ हो सकता है। माँग तो सकता है। हाँ, हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि एक उपाय सोचा। वो उनके पास गए और उनको प्रणाम किया, जैसा भी है। उन्होंने बोला, "आइए बैठिए देवराज।" वो बैठे, उन्होंने कहा, "कैसे आना हुआ?" "बस गुरुदेव आपके थोड़ा-सा कहीं जा रहा था, तो ऐसे ही आप थे तो आपके पास आ गए।" अच्छा, अच्छा, चलिए और सब बढ़िया?" "हाँ, सब बढ़िया।" गुरुदेव एक काम था।" तो बोले कि, "हाँ, बताइए क्या काम था?" कहीं दरअसल मैं यहाँ से मुझे कहीं और आगे जाना है, ये तलवार मेरे पास रखी है। इस तलवार को यदि आप रख लेते, मुझे करना कुछ नहीं है, आप रख लीजिए और फिर मैं आगे चला जाऊँगा, आते हुए हम लेता चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि तलवार हाँ, ठीक है बेटा रख दो इधर, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। तो अ, वो रख दिए
देवराज जी चले गए। अब क्या हुआ कि उनके पास और उन्होंने ये भी कह दिया कि बहुत भरोसा है गुरुदेव आपको, इसीलिए आपके पास आया हूँ और इसीलिए आपके पास रख जा रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, मैं आते हुए लेकर जाऊँ। बोले ठीक है, आप जाइए निश्चित होकर के, कोई दिक्कत नहीं। चले गए वो, ऋषि जी तपस्या कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने ऐसे तलवार को देखा, तलवार की बड़ी, इंद्र देवराज इंद्र की तलवार कितनी बढ़िया है। तपस्या चलती रही। दूसरे दिन उन्होंने देखा, थोड़ा सा उठा के भी देख लेते, थोड़ा सा उन्होंने उठाया, मतलब थोड़ा सा ऐसे शेप उसका देखा, बकायदा बढ़िया है, रख दिए, तपस्या करने लगे। अगले दिन उनको कुछ सोचा कि थोड़ा सा निकाल करके देखो ऐसा है इसके अंदर क्या कैसा। तो उन्होंने क्या किया, उस तलवार को ऐसे निकाल, चमकना वो सब देखा, रख दिए। 2-4 दिन और हुए, उसके बाद उन्होंने देखा थोड़ा सा इसको चलाया भी जाए थोड़ा सा इधर उधर वो सब ऐसे प्रैक्टिस करने लगे। धीरे धीरे वो तलवार ही बांटने लगे उनकी तपस्या हो गई भंग तो ऐसे पड़ता है संगति का असर बिल्कुल बिल्कुल, वो तपस्या छोड़ के उन्होंने तलवार भाजना चालू कर दिया। बिल्कुल जी। संदीप जी, आपकी जो एक कविता है मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रोत्साहन भी देती है, बोलते एक मोटिवेशन की तरह कि तब जाग रहे तू सोता रहे। ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी। यदि इस कविता की कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए आप सुना देते, मेरे लिए खासकर सुना देते, तो बहुत मेहरबानी होती आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। ये कविता मैंने, मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, इस तरीके से आई। दरअसल ये कविता का जो मूल रहा, तो मैं थोड़ा सा अस्वस्थ भी था, और साथ में क्या था कि मुझे पिताजी ऐसे ही डांटते थे, सब जाग रहे तो सोता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय पे मुझे ऐसे ही कुछ याद आया, और ये एक बस एक पंक्ति से, ऐसा ऐसा ही होता है, कोई एक चीज सोर्स पे बनती है तो पूरा एक बन जाता है वो। तो वही कविता की, सब जाग रहे तू सोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। धूप अभी सिरहाने है, मौसम जाने पहचाने, मतलब अभी सारी चीजें जो भी हैं सब अनुकूल हैं, मतलब बहुत अच्छा। जोग लगन दिन बारी सब सकल भय अनुकूल, मतलब सब कुछ बिल्कुल सही है। धूप अभी सिरहाने हैं, मौसम जाने पहचाने, रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाने। धूप अभी सिरहाने हैं, मौसम जाने पहचाने हैं, रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। इतनी दूरी तय कर आया, इतनी दूरी तय कर आया, तो पग चलने में रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे, जो पास है वो भी खोता रहे। माना के मुश्किल भारी, पर तुझमें क्या लाचारी। माना के मुश्किल भारी है, पर तुझमें क्या लाचारी है। ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत है। माना के मुश्किल भारी है, पर तुझ में क्या लाचारी है। ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है। उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर, उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर, ना उठ तू यूं ही लेटा रहे। क्या बात, क्या बात। रोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे, जो पास है वो भी खोता रहे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। मतलब कि जो मैंने आपकी पहली कविता सुनी थी, मैंने पहली कविता मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो यूट्यूब पे मेरी रिकमेंडेशन आया था मेरी, आपकी जो रामधारी सिंह दिनकर जी की आपने तृतीय सर्ग वाली कविता सुनाई थी, वो मैंने पहले बार आपको देखा, फिर आपकी शैली से इतना अच्छा मैं प्रभावित हुआ, फिर मैंने आपके नाम को सर्च किया, फिर यही कविता पहले आई मेरी, सब जाग रहे तू सोता रहे। इतनी सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कविता सुनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे भी बहुत अच्छा लगा केशव जी, और आप जो प्रयास कर रहे हैं ये एक नई ऊंचाइयां छुए, और मुझे पूरा विश्वास है कि भाषा के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। और इस तरीके से मुझे ऐसे मौके पर बुलाने के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का भी, और बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कवि संदीप द्विवेदी जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हमें बताइए कि अगला जो वीडियो है वो कौन सी भाषा पे बनाया जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।